ज्यादातर कंफ्यूजन जो है हमें प्रीपोजिशन को यूज करने में होती है, क्योंकि हिंदी में एक अर्थ के लिए अंग्रेजी में काफी सारे वर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ किस जगह कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम कुछ रूल्स लेके आए हैं, जिनको समझकर आप सही तरीके से प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट की। ठीक है, एट एट को हम कॉमनली पर के लिए यूज करते हैं, यानी एट का शाब्दिक अर्थ होता है पर। ठीक है, अब एट को हम काफी तरीकों से यूज करते हैं। सबसे पहले एट को जो है हम छोटे स्थानों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी प्लेस के लिए, छोटे स्थानों के लिए यूज करते हैं प्लेस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माय ब्रदर, माय ब्रदर लिव्स एट रामनगर, रामनगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे माय ब्रदर लिव्स एट रामनगर। ठीक है, रामनगर यानी एक विलेज। अब कोई भी विलेज हो या कोई कस्बा हो, छोटा प्लेस, ठीक है, तो उसके लिए हम एट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एट का यूज किया है। अब भले ही इसका अर्थ क्या निकल रहा है, मेरा भाई रामनगर में रहता है। ठीक है, तो वैसे एट का शाब्दिक अर्थ पर होता है, लेकिन मैं के लिए भी हम यूज कर रहे हैं एट। ठीक है, तो छोटे प्लेसेस के लिए, कोई छोटा स्थान हो, कोई नगर, गांव, कस्बा, उसके लिए हम माय ब्रदर लिव्स एट रामनगर, मेरा भाई रामनगर में रहता है। अगर मैं ऐसे कहूं सी हैज रीच्ड एट द स्टेशन नाउ, तो वहां एट द स्टेशन, स्टेशन भी एक स्मॉल प्लेस है, छोटा स्थान, तो वहां पर हम स्टेशन के साथ भी एट लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है। ठीक, और जैसे हम एट का प्रयोग टाइम को शो करने के लिए भी करते हैं, जैसे सी विल रीच देयर, रीच देयर एट 5 PM। ठीक है, जैसे सी विल रीच देयर एट 5 PM, वह वहां 5 बजे पहुंचेगी। अब कहीं भी जा रही हो उसके लिए कि वह वहां 5 बजे पहुंचेगी, तो एट 5 PM। अब यहां तो एट का कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे वह वहां 5 बजे पहुंचेगी, तो मैंने कोई पर या मैं नहीं लगाया, फिर भी हम एट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है किस टाइम के लिए। अब कोई भी टाइम शो करने वाला वर्ड हो, जैसे एट 5 PM है, अगर एट 5 o'clock होता फिर भी चल जाता। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अराइव्ड एट नाइट। ठीक है, आई हैव अराइव्ड एट नाइट, तो ऐसे भी कर सकते हैं एट नाइट। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी जो नाइट है वो भी टाइम को शो कर रहा है, ये चीज। अच्छा, और हम इसका यूज करते हैं फोकस करने के लिए, एट का प्रयोग हम फोकस करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड, टीचर कहता है लुक एट द बोर्ड, यानी बोर्ड पर देखो। तो हम क्या करते हैं, अपने फोकस ही तो करते हैं, माइंड कंसंट्रेट करके, यानी उसको फोकस करना है। ठीक है, ये चीज। तो लुक एट द बोर्ड या डोंट लाफ एट पुअर्स, डोंट लाफ एट पुअर्स। जैसे कोई हमें सलाह देता है कि भाई गरीबों पर मत हंसो। ठीक है, डोंट लाफ एट पुअर्स, गरीबों पर मत हंसो। तो हम गरीबों पर कैसे हंसते हैं, जब हम गरीबों को देखते हैं या उनकी फटी हालत को देखते हैं, तो जो हमारा फोकस उन पे होता है, हम उनको देखते हैं, तब हमको हंसी आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, डोंट लाफ एट पुअर्स, तो यहां भी फोकस करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एट का यूज कर रहे हैं, ये चीज। ठीक, और एक एज के लिए भी आता है, एज के लिए भी हम जो है एट का यूज करते हैं। अब एज के लिए एट का यूज कैसे करते हैं, जैसे हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर डाइड, डाइड एट द एज, द एज ऑफ 80। ठीक है, देखो जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 80,
या ऐसे हो सब कुछ भी कर लो, जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड एट है, डाइड की जगह पास्ट अवे कर दो, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, हिज ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 80, ऐसे कर दो। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 60 या 90, जो भी हो उस टाइप से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा है कि एज के लिए भी एट का यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके दादाजी, उसके दादाजी 80 यानी 80 वर्ष की अवस्था यानी उम्र में गुजर गए या चल बसे, इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पर हमने एट द एज ऑफ 80, द एज ऑफ 80 से पहले हमने एट का यूज किया है, एट द एज ऑफ 80, ठीक है। तो एट का यूज हम इस प्रकार से इन तरीकों से करते हैं, ठीक है। ये सारे बता दिए मैंने, प्लेस के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, फोकस के लिए और एज के लिए। तो हम ऐड का प्रयोग इस टाइप से करते हैं। अब आपको ऐड का प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब बात करें इन की, तो इन का प्रयोग सामान्यतः मैं के अर्थ के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इन, और इन का प्रयोग हम कॉमनली मैं के लिए करते हैं, ठीक है। कैसे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हिज ब्रदर is in the army, his brother is in the army, ठीक है। अब यहां पर उसका भाई सेना में है, ठीक है, तो उसके लिए his brother is in the army, ये कॉमनली हम यूज करते हैं मैं के लिए वो, ठीक है। और जैसे रमन is in his room, ठीक है, रमन इज इन हिज रूम, ठीक है, यानी रमन अपने कमरे में है, ठीक। अब यहां जो हम कॉमनली यूज करते हैं इनका, वो मैं के अर्थ में होता है, ठीक है। और अदर टाइप से भी इनका यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेसेस के लिए हम इनका यूज करते हैं, छोटे प्लेसेस के लिए बताया अभी एट का यूज करते हैं, और बड़े प्लेसेस के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, ठीक है। या किसी स्टेट का भी नाम हो सकता है, किसी महानगर का भी नाम हो सकता है, कोई बड़ी सिटी हो, जैसे हर ब्रदर लिव्स इन मुंबई, ठीक है। तो इस टाइप से भी हो जाएगा। यहाँ पे इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बड़े प्लेसेस के लिए। अच्छा, टाइम की बात आए तो टाइम के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक, टाइम के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे we play in the morning daily, ठीक है। वी प्ले इन द मॉर्निंग डेली, यानी हम रोज सुबह खेलते हैं। अब यहां इनका मतलब कोई मैं नहीं यूज हो रहा, इनका जो यूज है वो मैं के लिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी अब टाइम के लिए यूज कर रहे हैं ना हम, वी प्ले इन द मॉर्निंग डेली, यानी हम रोज सुबह खेलते हैं। तो यहां पर इनका प्रयोग मैं के लिए नहीं हो रहा, टाइम के हिसाब से हो रहा है, टाइम को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि वी विल रिटर्न होम इन दिस मंथ, ठीक है। तो ये भी टाइम शो कर रहा है, टाइम, ये टाइम की ही तो सारी मेजरमेंट है, मंथ है वो भी, ठीक है। इन द मॉर्निंग, ये टाइम को शो कर रहा है, तो इस वजह से। अच्छा, ये चीज मैंने बता दी आपको कि मैं का प्रयोग जो है हम कॉमनली, इनका प्रयोग जो है हम कॉमनली मैं के लिए करते हैं, ठीक है। प्लेसेस, बड़े बड़े प्लेसेस के लिए करते हैं, और टाइम, वी प्ले इन द मॉर्निंग डेली स्टेप से, वी विल रिटर्न, पक्का जो उसको निश्चित तरीके से बोल रहा है। अब ये बोलोगे कि वी के साथ सेल लगाते हैं, विल क्यों लगाते हैं, यहाँ पर पक्की बात बोल रहा है, पक्का लौटेंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। तो इस वजह से वी के साथ विल लगाया, वी विल रिटर्न होम इन दिस मंथ, ठीक है। एट दिस मंथ नहीं लगाना। तो हमने ये भी बता दिया कि हम टाइम के लिए हम इनका यूज कैसे करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में एक अर्थ के लिए अंग्रेजी में हम काफी सारे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमको कंफ्यूजन होती है कि इसके लिए हम क्या लगाएंगे। जैसे मैं के लिए हम इन भी लगाते हैं और इनटू भी लगाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनटू की।
तीसरा है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड, वो है इनटू। इनटू का शाब्दिक अर्थ भी मैं होता है, इसका प्रयोग हम कॉमनली मैं के लिए ही करते हैं, लेकिन इस का प्रयोग करने के लिए कंडीशन ये है कि जिस वस्तु के लिए हम यूज कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इनटू का यूज कर रहे हैं हम, वो गतिमान अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, गतिशील अवस्था में होना चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे अ ब्लाइंड मैन, a blind man fell into the river, ठीक है, a blind man fell into the river। अब इसका मतलब क्या है कि एक अंधा आदमी, एक अंधा व्यक्ति, ठीक है, वो नदी में गिर गया, एक अंधा आदमी नदी में गिर गया, ठीक है। अब यहां इनटू का मतलब भी क्या निकल रहा है, मैं, इनटू का अर्थ भी क्या निकल रहा है, मैं, लेकिन यहाँ इन क्यों नहीं लगा सकते थे, इनटू ही क्यों लगा रहे हैं, उसके लिए कंडीशन बता दी। अब यहाँ गतिमान अवस्था में कैसे है वो समझो। देखो, एक अंधा आदमी नदी में गिर गया, तो जब अंधा व्यक्ति जा रहा होगा, अंधा आदमी जा रहा होगा सड़क पे या नदी के किनारे जैसे भी, अब उसको तो पता नहीं है कि भाई मैं किधर जा रहा हूँ, ठीक है, उसका पैर फिसला या कुछ भी हुआ, ठीक है, और मोशन करके, गति करके तभी तो गिरा नदी में। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो नदी के पानी पर तो चल नहीं रहा होगा, वो मतलब लैंड पे यानी भूमि पे चल रहा होगा, जमीन पे। अब मान लो कि वो नदी के किनारे चल रहा था, उसको नहीं पता कहाँ चल रहा हूं मैं, वो समझ रहा सड़क है, ठीक है, लेकिन नदी के किनारे चल रहा। तो रिवर बैंक पे चलने के टाइम पे क्या हुआ कि अचानक उसका पैर फिसला। अब पैर फिसलेगा तो ऐसा तो नहीं कि पैर फिसला वही कभी वो फ्रीज हो गया, ठीक है, और नदी मतलब चढ़ के उसको डुबा दिया, मतलब नदी ओवरफ्लो होके उसको डुबा दिया, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब उसका पैर फिसला, फिर गति करके यानी वो मोशन करके लुढ़कता हुआ कैसे भी फिर वो नदी में गिर गया। तो नदी उस रिवर बैंक से मतलब किनारे से थोड़ा नीचे ही तो होगी, किनारों तक तो एकदम भर के नहीं चल रही होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये नदी है इस टाइप से मान लो, ठीक है, ये नदी है, यहाँ ये रिवर है, यहाँ पानी चल रहा है, ठीक है, और ये इसका रिवर बैंक है, ठीक है, रिवर बैंक यानी किनारा। और यहाँ मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई अंधा व्यक्ति चल रहा है और उसका पैर फिसला, तो पैर फिसला या किसी प्रकार से, तो वो लुढ़कता हुआ तभी तो नदी में गिरेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोशन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मोशन कि भाई उसने गति करी है, गति करके तब नदी में गिरा है, ये चीज, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, जैसे सी इज जंपिंग इनटू द वेल, ठीक है, वेल, वेल का मतलब अच्छे तरीके से भी होता है और वेल का मतलब कुआं भी होता है, ठीक है। यहाँ सी इज जंपिंग इनटू द वेल यानी वह कुएं में कूद रही है। अब कुएं में कूद रही है, इसके लिए वह कुएं में कूद रही है, मैं के लिए हमने यहाँ पे इनटू लगाया है। अब गतिमान अवस्था में है, क्यों? क्योंकि जब वो कुएं में कूदेगी तो ऊपर कुएं की किनारी, जो कुएं की किनारी होती है, वहां से जब वो छलांग लगाएगी, जंप करेगी, ठीक है, तो कूदेगी तो मोशन करके यानी गति करके तभी तो कुएं के अंदर जाएगी। अब कुआं एकदम ऐसा तो नहीं है कि भाई कुआं अपने बैंक जो सा किनारा है उसके बिल्कुल बराबर चल रहा हो फिक्स, कि उसको कोई मोशन ही नहीं करनी, बस यूं करके चल के गई और किनारे पे खड़ी हो गई, अपने आप कुआं आके उसको डुबा ले, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो कुएं से कूदेगी मतलब किनारे से कूदेगी तभी तो कुएं में गिरेगी, मतलब मोशन करके जाएगी। तो गतिमान अवस्था के लिए हम जो है इनटू का यूज करते हैं मैं के लिए, ठीक। और इनटू का प्रयोग होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए, ठीक है, इनटू का प्रयोग अवस्था परिवर्तन के लिए भी होता है। अच्छा, अवस्था परिवर्तन के लिए इनटू का यूज कैसे होता है? जैसे लिखा होता है ना कभी कभी बुक में जो एक्सरसाइज वगैरह आती है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, क्या पता वो फ्रेंच में हो, क्या पता वो हिंदी में हो, क्या पता वो संस्कृत में हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी उसको अब इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना मतलब उसको इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे यानी उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, उसका अवस्था परिवर्तन, ठीक है। जैसे बोले मिल्क
मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूध है वो क्या बनता है, दही, यानी दूध दही बनता है, ऐसे बोल दो कि दूध से दही बनता है, ठीक है। तो दूध ही मतलब दूध का ही तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, दूध का ही तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि दूध है, जामन लगा दिया, उसके बाद दूध ही क्या है, दही बन गया, तो अपनी उसने अवस्था चेंज कर ली, ठीक है, तो वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ अवस्था परिवर्तन के लिए हम इंटू लगाएंगे, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक है, दूध से दही बनता है इस टाइप से। अब बात आती है ऑन की, तो लगे हाथ अब ये भी समझ लेते हैं कि ऑन का प्रयोग हम कहां और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चौथा है प्रीपोजिशन वो है ऑन। ऑन को जो है हम कॉमनली पर के अर्थ में यूज करते हैं, ठीक है, ऑन का प्रयोग हम कॉमनली पर के अर्थ में यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर के अर्थ में यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि जो हम पर का यूज कर रहे हैं उसके लिए वो टच करना चाहिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसका जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक वस्तु दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ऑन का प्रयोग करने की दो कंडीशन है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को टच करें, दूसरी कंडीशन ये है कि एक वस्तु दूसरे के ऊपर रखी हो। तो पहली कंडीशन क्या थी कि टच करे, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, यानी किताब मेज पर है, या ऐसे बोल सकते हैं किताब मेज पर रखी है, बात वही है, ठीक। अब देखो द बुक इज ऑन द टेबल, तो पहली कंडीशन क्या थी कि टच करें, तो जब मेज पर किताब रखी होगी तो उसको टच करनी होगी, यानी मेज की ऊपर वाली सरफेस और बुक की नीचे वाली सरफेस दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन क्लियर होती हैं तभी हम ऑन का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, यानी किताब मेज पर रखी है, तो जब रखी होगी तो मेज की ऊपर वाली सरफेस और बुक की नीचे वाली सरफेस टच करेंगे, और मेज के ऊपर किताब रखी है यानी एक के ऊपर दूसरी वस्तु रखी है, तो इस प्रकार से हम ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देयर इज 4 पेन्स ऑन दिस डेस्क, ठीक है, देयर इज 4 पेन्स ऑन दिस डेस्क, ठीक है, यानी डेस्क पर 4 पेन रखे हैं, तो अब जो 4 पेन है वो डेस्क पर रखे हैं, तो एक के ऊपर दूसरा, और दूसरी कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन क्लियर हो रही है, पहली एक के ऊपर दूसरा और दूसरी स्पर्श भी कर रही है, ठीक है, तो दोनों क्लियर, एक के ऊपर दूसरा भी और स्पर्श भी हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, देयर इज 4 पेन्स ऑन दिस डेस्क, यानी इस डेस्क पर 4 पेन रखे हैं, इस टाइप से। तो ये तो जो है ऑन का कॉमन यूज हो गया, ठीक है। अब ऑन का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, ऑन का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, और वो हम करते हैं डेट या डे के नेम से पहले, ठीक है। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे। अब जैसे कि यहां पे मैंने लिखा आई विल कम ऑन मंडे, अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि हम डे के नेम यानी दिन के नाम से पहले ऑन का यूज करेंगे, या किसी डेट से पहले, जैसे 23 अगस्त, तो उससे पहले हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां कहना चाहूं आई विल कम ऑन 23 अगस्त, ठीक है, तो वहां भी हम ऐसे यूज कर पाएंगे, या फिर हम दिन के नाम से पहले ऑन, हर किसी की जैसे ऑन नाइट या ऑन इवनिंग मॉर्निंग ये नहीं करेंगे, ठीक, वो उसके लिए तो बता दिया एट और इन का यूज होता है। तो आई विल कम ऑन मंडे यानी मैं सोमवार को आऊंगा, तो यहां पर ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में नहीं हो रहा, को के अर्थ में हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो टाइम का प्रयोग हम टाइम के लिए हम ऑन का प्रयोग इस टाइप से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ व्हीकल्स के लिए भी हम यूज करते हैं, व्हीकल्स के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स के लिए हम यूज करते हैं ऑन का प्रयोग, वो कैसे करते हैं देखो,
अगर व्हीकल के पहले ए एंड द आर्टिकल का यूज हुआ हो तो फिर हम यूज करते हैं ऑन का, ठीक है। अदरवाइज देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यहां हम व्हीकल नहीं कुछ ट्रांसपोर्टेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक। देखो अब इसी कुछ कंडीशंस है, पहले समझ लो। देखो जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ही इज ऑन द ट्रेन, ठीक है, ही इज ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन में है। तो यहां पर मैं के लिए हम ऑन का यूज करेंगे ट्रेन के साथ, क्योंकि ट्रेन से पहले द आर्टिकल का यूज हो रहा है, ठीक है, ये चीज। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं और इनका यूज हम ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल होते हैं उनके लिए हम इनका यूज तीन टाइप से करते हैं। यानी इनके साथ हम ऑन का यूज भी करते हैं, इनका यूज भी करते हैं और बाय का यूज भी करते हैं, ठीक है। बाय का यूज कब करते हैं हम, बाय का यूज तब हम करते हैं जब व्हीकल के आगे यानी व्हीकल से पहले ए एंड द आर्टिकल का यूज नहीं हुआ हो, ठीक है, ए एंड द आर्टिकल का यूज नहीं हुआ हो। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि we go to school by cycle daily, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं we go to school by cycle daily, यानी हम रोज साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ साइकिल ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है और उससे पहले ए एंड द का यूज नहीं हुआ है तो हमने बाय का यूज किया है, ठीक है। अगर अगर जैसे टैक्सी है, कार है और इनसे पहले अगर ए और एन, केवल ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल कोई लगा हुआ हो तो वहां फिर हम उसके लिए इन का यूज करते हैं, ठीक है, वहां फिर हम इसके लिए इन का यूज करते हैं। जैसे ये कहें कि सी इज गोइंग टू स्कूल इन अ कार, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि सी इज गोइंग टू स्कूल इन अ कार, इस टाइप से। और अगर जैसे कोई बस, ट्रेन या शिप है और उसके आगे ए एंड द कोई सा भी आर्टिकल लगा हो तो वहां पर हम उससे पहले ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने किया है ऑन द ट्रेन, जब द है तो, ठीक है। जैसे ऐसे कह सकते हैं हम सी गोज टू स्कूल, ऑन द साइकिल, ठीक है। अब देखो सी गोज टू स्कूल ऑन द साइकिल, अब यहां साइकिल से पहले द का यूज हुआ है तो इससे पहले हम ना ही बाय का प्रयोग करेंगे ना ही इन का प्रयोग करेंगे, इससे पहले हम करेंगे ऑन का प्रयोग, ठीक है। तो ये फंडा रहता है, ठीक है, कि हम इनका यूज कैसे करते हैं, जब केवल ए और एन लगा हो, ठीक, तब। और बाय का यूज जब कुछ नहीं लगा हुआ हो। और हम ऑन का यूज कब करेंगे, जब ए एन द लगा हो, ठीक है, या फिर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो तो भी हम, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं, जैसे यू गो टू स्कूल, या ऐसे कहते हैं यू गो टू मार्केट, ठीक है, ऑन योर, यहां हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, ऑन योर स्कूटर, ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर हमने लिख दिया यू गो टू मार्केट ऑन योर स्कूटर। अब स्कूटर जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है उससे पहले हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया योर, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, पर्टिकुलर वीडियो बनाया है एडजेक्टिव के ऊपर, ठीक है, उसमें उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसका, ठीक है, सारे टाइप्स बड़े अच्छे से तरीके से समझाए गए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप जो है आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज किया यू गो टू मार्केट ऑन योर स्कूटर, स्कूटर से पहले हमने योर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया, इसलिए हम इसके आगे ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पर के अर्थ के लिए ऑन का यूज किया वैसे ही पर के अर्थ के लिए अपॉन का भी यूज होता है, लेकिन इसकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है, इन दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तुम्हारा पांचवा जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है अपॉन, इसका प्रयोग भी हम साधारणतः पर के अर्थ में भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका भी यूज जो है हम पर के अर्थ में करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, अपॉन का यूज हम पर के अर्थ में तब करते हैं जब कोई गतिमान अवस्था हो, जिस पिंड के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे हैं,
ठीक है, जिस वस्तु के लिए हम उस अपॉन का यूज कर रहे हैं वो गतिमान अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, वो गतिशील होना चाहिए। अब वो कैसे, उसके लिए एग्जांपल समझ लो। देखो जैसे द मंकीज आर जंपिंग अपॉन द रूफ, अपॉन द रूफ, ठीक है। देखो द मंकीज आर जंपिंग अपॉन द रूफ। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि भाई जो है हम गतिमान अवस्था के लिए अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है, और अर्थ इसका पर ही रहेगा। अब जैसे द मंकीज आर जंपिंग अपॉन द रूफ, ठीक है, यानी बंदर छत पर कूद रहे हैं, बंदर छत पर कूद रहे हैं, ठीक है। तो यहां इस सेंटेंस के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो बंदर पहले से ही छत पर हो और वहीं के वहीं उछल कूद कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी। लेकिन हमने जो अपॉन का यूज किया है वो इस सेंस के लिए नहीं किया, हमने जो यूज किया है वो इस सेंस के लिए किया है कि मान लो घर के पास कोई पेड़ है या कोई और अदर बिल्डिंग है, तो वहां से, या कोई पोल है, तो वहां से बंदर कूद के छत पे आ रहे हैं, ठीक है, वहां से वो बंदर कूद के छत पे आ रहे हैं। तो द मंकीज आर जंपिंग अपॉन द रूफ, यानी बंदर छत पर कूद रहे हैं, मतलब किसी दूसरी जगह से छत पर कूद रहे हैं। तो अब गति करके तो आएंगे, जब जंप करेंगे तो पहले कहां थे, पोल पे थे या किसी अदर बिल्डिंग पे या किसी ट्री, किसी पेड़ पे, ठीक है। अब वहां से उन्होंने जंप लगाई और आ गए भाई छत पे। तो अब कहने का मतलब क्या है कि वो मोशन में है, ठीक है, गति करके वहां से छत पे आ रहे हैं। तो ये चीज है, तो हम गतिमान अवस्था के लिए अपॉन का यूज करते हैं कि बंदर छत पर कूद रहे। अब वहीं के वहीं केवल उछल कूद मचाएंगे तो उसके लिए नहीं होगा, उसका सिस्टम तो अलग बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पर देखो द मंकीज आर जंपिंग अपॉन द रूफ, मतलब दूसरी जगह से कूद के छत पे आ रहे हैं, मतलब गति करके आ रहे हैं, ये चीज रहती है, ठीक। अच्छा, इसका इतना सिस्टम होता है। अगला छठवां हमारा जो वर्ड है वो है बिटवीन। छठवां जो है वो है बिटवीन, यानी के बीच में, के बीच में। बिटवीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, इसका हम साधारणतः यूज के बीच में के अर्थ में ही करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग किन्हीं दो के बीच में के लिए होता है, किन्हीं दो के बीच में के लिए होता है, ठीक है। अगर दो से ज्यादा है तो उसके लिए अमोंग का यूज करते हैं, तो उसका भी आएगा नेक्स्ट, तब बताएंगे, ठीक। तो बिटवीन का अर्थ करते हैं के बीच में। जैसे रमन is sitting, Raman is sitting between him and her, ठीक है। जैसे रमन इज सिटिंग बिटवीन हिम एंड हर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो रमन है वो किन दोनों के बीच में बैठा है, हिम एंड हर। अब देखो यहां पर हम कोई नाम भी ले सकते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि रमन इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड गोपाल। तो जो रमन है वो किन के बीच में बैठा है, रमन जो है वो मोहन और गोपाल के बीच में बैठा है, मतलब दो के बीच में। तो हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज किया, ठीक है। अब जैसे रमन इज सिटिंग बिटवीन हिम एंड हर, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर दूं रमन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, इस टाइप से कर दूं अगर मैं, ठीक है। तो ये भी सही रहेगा। अब मैंने ऐसा किया क्यों, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि बिटवीन का यूज करने के लिए एक सिंपल सा रूल होता है। वो रूल ये होता है कि बिटवीन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस के नहीं। अब नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव होता क्या है, उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर कंप्लीट देख लो, ठीक है। जो केस वाला पूरा चैप्टर है वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस, ये सारे केसेस उसमें डिफाइन किए मैंने, ठीक। तो यहाँ पर रमन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी या हिम एंड हर, तो ये दोनों के दोनों जो मैंने वर्ड लगाए हैं, प्रोनाउन लगाए हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में है। मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है।
ही का ऑब्जेक्ट हिम और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो ये फंडा होता है। अच्छा, इसका एक और रूल होता है कि डिफरेंस के बाद, डिफरेंस या डिफरेंसेस के बाद हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमोंग का नहीं। ठीक है, जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन oxen and bulls। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। ठीक है, ऑक्सन और ये बुल्स, ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म में है। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन और बुल का प्लूरल होता है बुल्स। ठीक है, तो ऑक्स और बुल लगभग इनकी स्ट्रक्चर जो देखने में सेम ही लगते हैं। ठीक है, थोड़ा कोई ज्यादा तगड़ा होगा, कोई कम, थोड़ा हल्का फुल्का सा होगा। ठीक है, वरना इनकी कैटेगरी सेम ही होती है। ठीक है, दोनों ही गाय के ही बच्चे होते हैं। ठीक, अब यहां देखो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। केवल ऑक्स और बुल की बात करें, ऐसे बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्स एंड बुल, तो भी, या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, तो भी। तो हम डिफरेंस या डिफरेंसेस के बाद बिटवीन का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां भी ये प्लूरल फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म में, तो हम यहां प्लूरल की वजह से अमोंग का यूज नहीं करेंगे कि भाई सिंगुलर हो तो बिटवीन लगाओ, प्लूरल हो तो अमोंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। जैसा कि भी छठवां कराया था बिटवीन, ठीक है, उसी प्रकार से अमोंग का भी प्रयोग होता है के बीच में, इसी के अर्थ के लिए। लेकिन इसका इसका प्रयोग करने के लिए कंडीशन ये है कि देखो बिटवीन का प्रयोग करते हैं सिर्फ दो के बीच में, लेकिन जब बहुत सारे हो, ठीक है, मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा हो, दो से अधिक हो, तो उसके लिए हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे अभी अपने सातवें प्रीपोजिशन वर्ड की, और वो है अमोंग। अमोंग का अर्थ भी के बीच में, इसका प्रयोग भी के बीच में, इसी के लिए किया जाता है। ठीक, अमोंग का प्रयोग, लेकिन मोर देन टू, यानी जब काफी सारे हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम अमोंग का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो जैसे डिवाइड दीज मैंगोज, डिवाइड दीज मैंगोज अमोंग द चिल्ड्रन, among the children। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, यानी इन आमों को बच्चों में बांट दो। ठीक है, इन आमों को बच्चों में बांट दो। ठीक है, अब यहां पर डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो मोर देन टू होंगे, यानी दो से अधिक होंगे। अब कितने हैं ये नहीं पता, बट बच्चे हैं, ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का नहीं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे distribute these clothes among the people, among the, या among the villagers कर दो। ठीक है, among the people नहीं, among the villagers कर दो। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्लोथ्स, ठीक है, अमोंग द विलेजर्स, यानी इन कपड़ों को गांव वालों में बांट दो। अब गांव वाले कोई एक दो तो होंगे नहीं, मोर देन टू, दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उनके लिए हम उनके बीच में बांटने के लिए बोल रहे हैं ना। देखो यहाँ के बीच में, इसका इसका अर्थ अमोंग का प्रयोग के बीच में इस अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह के बीच में ही आएगा, कभी कभी केवल मैं के लिए भी अमोंग और बिटवीन का यूज हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट दीज क्लोथ्स अमोंग द विलेजर्स, यानी इन कपड़ों को गांव वालों में बांट दो। यहाँ गांव वालों के बीच में की जरूरत नहीं है, इन कपड़ों को गांव वालों में बांट दो, तो गांव वाले ज्यादा होंगे, मोर देन टू, तो उसके लिए हम अमोंग का यूज करते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन वाली बात ये आती है, जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि अमोंग और अमोंगेस्ट भी होता है, तो कहां तो हम अमोंग का यूज करेंगे और कहां हम अमोंगेस्ट का यूज करेंगे। तो उस डिफरेंस को भी मैं अभी जो है बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कहां क्या लगाना है। तो देखो, अमोंग का यूज करते हैं हम
उन प्लूरल नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। ठीक है, अमोंग का प्रयोग करते हैं हम अमोंग और अमोंगेस्ट दोनों। पहली बात तो ये है कि अमोंग और अमोंगेस्ट दोनों का प्रयोग करते हैं हम उन प्लूरल नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती हैं। जैसे अगर हम ये करना चाहें अमोंग द बॉयज, अमोंग द बॉयज, या अमोंग बॉयज ओनली इतना बोल दो फिर भी ठीक है, तो ये सही है। या अमोंगेस्ट बॉयज, अमोंगेस्ट बॉयज, ये भी ठीक है। जैसा कि मैंने बोला अमोंग और अमोंगेस्ट दोनों का यूज होता है प्लूरल उन प्लूरल नाउन से पहले जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है। अब बॉय का पहला जो लेटर है वो बी है, कॉन्सोनेंट, बॉयज प्लूरल भी है, तो अमोंग द बॉयज कर दो या अमोंगेस्ट द बॉयज कर दो, ये ठीक है। लेकिन अगर किसी प्लूरल नाउन का की शुरुआत वोवेल से होती है, ठीक है, अगर किसी प्लूरल वर्ड की शुरुआत वोवेल से होती है वहां केवल अमोंगेस्ट का यूज करते हैं। जैसे अमोंगेस्ट अस, यानी हमारे बीच में। अब हम कितने भी हो, मोर देन, भाई जब अमोंग की बात चल रही है तो मोर देन 2 होंगे, हम हमारे बीच में या हम में इस टाइप से, तो हम मोर देन 2 होंगे। तो अमोंगेस्ट अस, यहां अमोंग अस का यूज नहीं होगा, अमोंगेस्ट अस या अमोंगेस्ट आवर ब्रदर्स, अमोंगेस्ट आवर ब्रदर्स। तो यहां पर अवर, अभी अस का फर्स्ट जो लेटर है वो वोवेल है, यहाँ अवर का फर्स्ट लेटर वोवेल है, इसलिए हम यहाँ जो है अमोंगेस्ट का यूज करेंगे, अमोंग का नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। अब बात करें बिसाइड और बिसाइड्स की, तो ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। ठीक है, स्पेलिंग से तो लगभग ऐसे ही लगते हैं कि सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका यूज भी अलग अलग होता है और इनका अर्थ भी अलग अलग होता है। वो कैसे देखते हैं, जैसे हमारा 8वां है बिसाइड, बिसाइड, ठीक है। बिसाइड का अर्थ जो है वो होता है के बगल में या के समीप। इसका नॉर्मल हम यूज करते हैं के बगल में या के समीप, इस टाइप से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। ठीक है, गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। इसका मतलब ये बना कि जाओ और अपने भाई के पास या अपने भाई के समीप या अपने भाई के बगल में बैठ जाओ। ठीक है, यानी मतलब बिल्कुल साइड से, ठीक साइड से, साइड बाई साइड। तो गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के पास मतलब उसके समीप, साइड से बैठ जाओ। तो इस प्रकार से हम बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक, गो एंड सिट बिसाइड। जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। इसका मतलब वह अपने मम्मी के बगल में, ठीक है, यानी मम्मी के पास, मम्मी के समीप, बिल्कुल साइड से। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ यहाँ उसकी मम्मी बैठी है और साइड से बिल्कुल चिपक के वो भी बैठ गई। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे बोलते हैं साइड बाई साइड। ठीक, तो सी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यानी वह अपने मम्मी के समीप या अपनी मम्मी के बगल में, ऐसे बोल सकते हैं अपनी मम्मी के पास बैठी है। ठीक, बिल्कुल चिपक के ऐसे करके। ठीक, तो बिसाइड का यूज हम ऐसे करते हैं। अब बिसाइड्स की बात आए तो बिसाइड्स का अर्थ भी अलग होता है और इसका यूज भी। ठीक है, ना बात करते हैं बिसाइड्स की। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक, ये चीज बिसाइड्स का यूज हम इस प्रकार करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, ही रीड्स रामायण बिसाइड्स महाभारत।
ठीक है। ही रीड्स रामायणा बिसाइड्स महाभारता, यानी कहने का मतलब ये है कि वह ही रीड्स रामायण यानी वह रामायण पढ़ता है, बिसाइड्स महाभारता यानी महाभारत के अलावा या महाभारत के अतिरिक्त। इसका मतलब ये हो गया कि ही रीड्स रामायणा बिसाइड्स महाभारता, यानी वह महाभारत पढ़ता है और उसके अतिरिक्त रामायण ही पढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो बना कि ही रीड्स रामायण, वह रामायण पढ़ता है। ठीक है, बिसाइड्स महाभारत यानी महाभारत के अलावा, महाभारत के अतिरिक्त। तो इसको हम जोड़ के बता सेंस निकाले, इसका मतलब ये बना कि वह महाभारत के अतिरिक्त यानी महाभारत के अलावा रामायण भी पढ़ता है, रामायण भी पढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि वह महाभारत भी पढ़ता है और रामायण भी पढ़ता है, मतलब दोनों चीजें। ये सिस्टम रहता है। ठीक है, जैसे बिसाइड्स द पेन you bought a book also। ठीक है, बिसाइड्स अ पेन, द पेन नहीं, यहां पर अ पेन सुटेबल रहेगा। बिसाइड्स अ पेन यू बॉट अ बुक ऑल्सो। ठीक है, तो बिसाइड्स अ पेन यानी एक पेन के अलावा यानी एक पेन के अतिरिक्त, यू बॉट अ बुक ऑल्सो तुमने एक किताब भी खरीदी। ठीक है, एक पेन के यानी पेन के अतिरिक्त तुमने किताब भी खरीदी। इसका मतलब ये बना कि तुमने पेन भी खरीदा और किताब भी खरीदी। ठीक है, तो ये फंडा होता है कि हम बिसाइड का यूज कैसे करते हैं और बिसाइड्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात आती है अगर एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट का प्रयोग भी हम बिसाइड्स की तरह ही करते हैं, लेकिन उसका अर्थ इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यानी बिसाइड्स का जस्ट अपोजिट होता है एक्सेप्ट। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवाय यानी उसको छोड़कर। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी देखा कि बिसाइड्स अ पेन यू बॉट अ बुक आल्सो, यानी पेन के अतिरिक्त तुमने किताब भी खरीदा, यानी पेन भी खरीदा और किताब भी, दोनों चीजें। तो के अलावा या के अतिरिक्त ये बिसाइड्स का होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवाय। जैसे हम एक्सेप्ट का यूज करें तो जैसे ऐसे बोलेंगे, ऑल द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल एक्सेप्ट रामू। ठीक है, देखो ऑल द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल एक्सेप्ट रामू। ठीक है, अब यहां पर जो रामू वर्ड है वो उसको छोड़कर, जैसे अभी बताया आपको, बिसाइड्स का अर्थ यानी दोनों चीज। ठीक है, यानी उसके अलावा ये भी यानी दोनों। अब यहां ऑल द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल एक्सेप्ट रामू। एक्सेप्ट रामू मतलब जो एक्सेप्ट है के सिवाय, वो अपने वर्ड को छोड़ देता है। यहां पर रामू की बात नहीं हो रही है। कैसे, देखो जैसे इसका अर्थ ये बना, ऑल द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल एक्सेप्ट रामू, यानी सारे लड़के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, किसको छोड़कर, रामू को छोड़कर, या ऐसे बोल सकते हैं कि रामू के सिवाय। रामू के सिवाय का मतलब रामू को छोड़कर। तो रामू के सिवाय सभी लड़के स्कूल जा रहे हैं, या ऐसे बोल दो कि रामू को छोड़कर सभी लड़के स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब ये बना कि रामू नहीं जा रहा और बाकी सब जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट का अर्थ इस प्रकार बनता है। ठीक है, और इस प्रकार हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अबव का प्रयोग हम ऊपर के अर्थ में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके यूज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे अबव की। अबव के ऊपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा ओवर। ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है। तो इन दोनों की कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अर्थ लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, अबव, अबव के ऊपर। ये ज्यादातर जो है मोस्टली लेवल को शो करता है, लेवल। ठीक है, मेजरमेंट में लेवल। ठीक है, हाइट वगैरह उसके हिसाब से। जैसे कहा जाए, जैसे काइट इज फ्लाइंग above the clouds, above the clouds,
यहां इसका मीन्स क्या बना, काइट इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी पतंग मतलब बादलों से ऊपर उड़ रही है, ठीक है, बादलों से ऊपर या बादलों के ऊपर, ठीक है। यानी यहां पर ये वो लेंथ मेजर करके यानी हाइट मेजर करके बता रहा है, ठीक है। यानी जो बादलों की लेवल है उससे हाई लेवल पर उड़ रही है, मतलब उससे ऊंची, ठीक है। तो काइट इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी जो पतंग है वो बादलों से ऊपर उड़ रही है, लेवल के हिसाब से कि बादलों का लेवल नीचे है और पतंग उससे भी ऊपर है, ठीक है, उससे भी ऊंची है। तो ये सिस्टम होता है। जैसे कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level, ठीक है। जैसे पढ़ा होगा हमने ज्योग्राफी में कि माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट एक पीक है हिमालय रेंज की, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये थोड़ा मीटर 2 मीटर घटती बढ़ती भी रहती है, कभी ग्लेशियर ज्यादा पिघल जाते हैं तो ये 8,848 मीटर रह जाती है, मतलब एवरेज इसका वो है, ठीक है। कभी कभी 8,850 मीटर्स भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 8,848, ठीक है। यानी वो समुद्र तल से, सी लेवल से 8,848 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो लेवल को ही तो शो कर रहा है कि समुद्र तल का लेवल नीचे है और वो 8,848 मीटर ऊंची है उसकी चोटी। तो ये चीज तो अबव जो है वो इस टाइप से लेवल को शो करता है, यानी मेजरमेंट में हाइट वो, ठीक है, इस टाइप से। और अबव जो है अधिकता को भी शो करता है, अधिकता किसी चीज की अधिकता हो। जैसे अधिकता के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। देयर आर above 60 students, 60 students in the class, in the class, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो ये लेवल के लिए नहीं है, वो अधिकता के लिए है। देयर आर अबव 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, यानी कक्षा में 60 से अधिक बच्चे हैं। जैसे मान लो कोई पूछने आए कि भाई तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कि हैं लगभग 60 से अधिक बच्चे हैं, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि 60 से नीचे नहीं है, मतलब 60 से अधिक ही होंगे, 2 4 10 जितने भी दिखे उस टाइप से, ठीक है। तो देयर आर अबव 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कक्षा में 60 से ऊपर, मतलब 60 से अधिक बच्चे हैं, इस टाइप से। जैसे मैं ये कहूं, और ये अबव अधिकता के लिए आता है। जैसे ये बताया था, ये वाला एग्जांपल एक और बताते हैं। जैसे हर एक्सपेंस इज अबव हर मींस, ठीक है, या मैं लिख भी देता हूं इसको, हर एक्सपेंसेस आर, ठीक है, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मींस, ठीक है, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मींस। इसका मतलब ये बना कि उसका खर्चा उसकी आमदनी से अधिक है, ठीक है, हाँ उसके खर्चे, सॉरी, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक हैं, ठीक है। तो अधिकता को शो कर रहा है। तो अबव का यूज हम इस प्रकार करते हैं, लेवल के लिए और अधिकता के लिए। अब जैसा कि अबव का अर्थ भी के ऊपर होता है, वैसे ही ओवर का अर्थ भी के ऊपर होता है, ठीक है, ओवर का अर्थ भी के ऊपर होता है। लेकिन हम बताया था हमने कि जैसे इन दोनों के यूज करने का जो तरीका है, इनकी जो कंडीशंस है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हमने अबव की कंडीशन समझी, अब ओवर की कंडीशंस पे थोड़ा नजर डालते हैं, ठीक है। ओवर की कंडीशंस क्या होती हैं? ओवर का प्रयोग हम दोनों तरीकों से करते हैं, स्पर्श करते हुए के लिए भी और स्पर्श ना करता हो उसके लिए भी, ठीक है। यानी टच्ड हो या नॉन टच्ड हो, दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन एक के ऊपर दूसरा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, स्प्रेड द क्लॉथ
spread the cloth over the table, spread the cloth over the table। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बना कि मेज के ऊपर कपड़ा बिछाओ यानी फैलाओ, ठीक है। यहाँ फैलाने का मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा फेंक दिया, ठीक है। स्प्रेड का मतलब ऐसे तो फैलाना ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको बिछाना है। तो स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल यानी मेज के ऊपर कपड़ा बिछाओ। तो जब मेज के ऊपर कपड़ा बिछाएंगे तो कपड़ा मेज के ऊपर होगा और टच भी कर रहा होगा। तो ये तो है टच्ड के लिए, ये तो भैया यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ये तो टच्ड के लिए हो गया, सही है। अच्छा, अब ओवर का प्रयोग नॉन टच्ड के लिए भी करते हैं। वो कैसे? जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री यानी चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। तो चिड़िया जब पेड़ के ऊपर उड़ेंगी तो पेड़ को तो टच नहीं कर रही ना, यानी पेड़ की सीध पे, पेड़ की सीध पे मतलब उसी से थोड़ा ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर है, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो टच भी करे, उसके लिए बता दिया नॉन टच्ड के लिए भी। तो यहाँ पर वो नॉन टच्ड यानी टच भी नहीं कर रही है। जैसे हवाई जहाज इमारत के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, यहाँ पे भी तो वो हवाई जहाज बिल्डिंग को टच थोड़े ना करेगा, तो उसके लिए भी। और यहाँ पर बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं, वो भी टच नहीं कर रही हैं। तो ये हो गया नॉन टच्ड के लिए। तो ये सिस्टम होता है, ये हो गया नॉन टच्ड के लिए। दोनों प्रकार से जो है हम ओवर का यूज करते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं, इस टाइप से। तो ये फंडा होता है ओवर का। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिनको जरूरत है तो वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में प्रीपोजिशन के सही यूज को समझ पाए।